नमस्कार, वेलकम टू करियर रेडुनेस्ट। और दोस्तों इस वीडियो में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 6th का जो माइनर पेपर है फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर एवरीवन। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस क्लास में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन से वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके लिए रहने वाले हैं बेहद खास। और यदि आपने इसका अभी वन शॉट क्लास नहीं देखा है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार उस वन शॉट क्लास को भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने डिटेल में इसकी यूनिट वाइज इसकी डिस्कशन की हुई है, चर्चा की हुई है, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए बिना टाइम पास किए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट से बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो पहली बात तो ये बात समझना आप दोस्तों, पहली बार सेमेस्टर 6th की यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही है। दैट मीन्स जो क्वेश्चन आएँगे मोस्टली आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले नहीं दिखेंगे। ऐसी बात नहीं कि डेप्थ का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा, डेफिनिटली आएगा, क्योंकि थर्ड ईयर का स्टैंडर्ड होता है वैसा। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको ऊपर-ऊपर से ही पूछे जाएँगे। और जो आपका ये पेपर है फाइनेंशियल एजुकेशन वाला, ये पेपर मतलब एक पेपर नहीं है, इसमें मान के चलो 3 से 4 पेपरों का क्या किया है, कॉम्बिनेशन किया हुआ है। छोटे-छोटे वर्ड आपको दे दिए और उनकी डेफिनेशन ही आपसे ज़्यादातर पूछी जाने वाली है। तो हालाँकि वन शॉट में हमने इसको डिटेल में और देखा है, यहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पहली यूनिट का, व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिवली यूज़ ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स सच एज सेविंग्स, बजटिंग, इन्वेस्टिंग एंड बोरोइंग फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस। यानी कि वित्तीय साक्षरता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति बचत, बजट, निवेश एवं ऋण जैसी वित्तीय धारणाओं अवधारणाओं को समझकर सही डिसीजन लेता है या सही निर्णय लेता है। यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि भई हमें बचत करनी है तो किस प्रकार के फंडे अपनाने हैं, बजटिंग कैसे की जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, कहीं से हमें उधार लेना हो तो किस तरीके से हमें कौन-कौन से सोर्स है, इन सब के बारे में अवेयरनेस होना, इन सब के बारे में जानकारी होना ताकि हम हमारे फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। इसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट यानी कि ये वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है? जब आप वित्तीय मुद्दों के बारे में जानकारी रखते हो तो डेफिनेट सी बात है आप अपनी जो फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स है उनको अच्छे से क्या कर पाओगे? मैनेज कर पाओगे। फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प्स इंडिविजुअल्स मैनेज मनी वाइजली, अवॉइड अननेसेसरी डेब्ट, इंक्रीज सेविंग्स एंड अचीव फाइनेंशियल गोल्स। यानी कि वित्तीय साक्षरता व्यक्ति को धन का उचित प्रबंधन करने में, अपनी बचत को बढ़ाने में, अनावश्यक ऋण लेने से बचने में और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये साथ ही वित्तीय सुरक्षा एवं निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी प्री रिक्विजिट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। यानी कि वित्तीय साक्षरता की पूर्व आवश्यकता क्या है? यानी कि जब हमें वित्तीय साक्षरता की जरूरत है तो हमें उससे पहले किन बातों की ज़्यादा जानकारी होना जरूरी है? बेसिक एजुकेशन, न्यूमेरिकल स्किल्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर असेंशियल प्री रिक्विजिट्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। वित्तीय साक्षरता के लिए मूल शिक्षा का होना, गणनात्मक क्षमता का होना, वित्तीय जागरूकता का होना और साथ ही में बैंकिंग एवं डिजिटल लेन-देन का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, या यूँ कहें वित्तीय साक्षरता की ये पूर्व आवश्यकताएँ हैं, ये होंगी तभी हम फाइनेंशियल लिटरेसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, या यूँ कहें उसके बारे में जान पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? वित्तीय संस्थाएँ क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गनाइजेशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज डिपॉजिट्स, लोन्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड मनी ट्रांसफर फैसिलिटी टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। वित्तीय संस्थाएं या वित्तीय संगठन ऐसे संगठन हैं जो व्यक्तियों एवं व्यवसायों को जमा करने में, ऋण लेने में, बीमा करने में, निवेश व धन स्थानांतरण करने जैसी वित्तीय सेवाएं क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। यानी कि ये जो सेवाएं प्रदान करने वाले संगठन होते हैं उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट नेसेसरी टू अवेल फाइनेंशियल सर्विसेज? वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना क्यों आवश्यक है? फाइनेंशियल सर्विसेज हेल्प इन सेफ मनी मैनेजमेंट, इजी ट्रांजैक्शंस, एक्सेस टू क्रेडिट, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन एंड बेटर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। वित्तीय सेवाएं धन के सुरक्षित प्रबंधन में, सरल लेन-देन करने में, ऋण सुविधा में एवं बीमा सुरक्षा तथा बेहतर बचत एवं निवेश अवसर प्रदान करने में क्या करती हैं? मदद करती है, इसलिए इनकी ज़रूरत है।
व्हाट आर इकोनॉमिक वांट्स, यानी आर्थिक आवश्यकताएं क्या है, इकोनॉमिक डिजायर क्या है। इकोनॉमिक वांट्स आर ह्यूमन डिजायर्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आर्थिक आवश्यकताएं मनुष्य की वे इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग द्वारा की जाती है। दीज वांट्स आर अनलिमिटेड एंड कंटिन्यूअसली इंक्रीज ओवर टाइम। ये जो आवश्यकताएं हैं हमारी वो असीमित है और समय के साथ ये बढ़ती रहती है। इन्हें हम वित्तीय आवश्यकताएं या यूं कहे आर्थिक आवश्यकताओं के नाम से जानते हैं। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय बैलेंसिंग इकोनॉमिक वांट्स एंड रिसोर्सेज। आर्थिक आवश्यकताओं एवं संसाधनों में संतुलन से क्या आशय है। यानी हमने अभी कहा कि हमारी वित्तीय आवश्यकताएं सॉरी आर्थिक आवश्यकताएं क्या है, अनलिमिटेड है। तो भाई आर्थिक आवश्यकता यदि अनलिमिटेड है तो क्या हम हमारे पास सोर्सेज अनलिमिटेड है? नहीं, सोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। तो हमें इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस कैसे? हमें हमारी ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, यानी कि कौन सी आवश्यकता पहले पूरी करनी है और कौन सी को हम बाद में कर सकते हैं। इस तरीके के बैलेंस बनाने को हम बैलेंसिंग इकोनॉमिक वांट्स एंड रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। Balancing economic wants and resources means utilizing limited resources efficiently to satisfy maximum needs and avoid unnecessary expenditure. आर्थिक आवश्यकताएं एवं संसाधनों आवश्यकताओं एवं संसाधनों में संतुलन का अर्थ सीमित साधनों का उचित उपयोग करके अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा अनावश्यक खर्चों से बचना होता है। यानी कि हम हमारी जरूरतों को हमारे संसाधनों के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स एंड प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजीज फॉर मैनेजिंग इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इफिशिएंटली या इफेक्टिवली। वित्तीय नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण कर आय, व्यय, बचत एवं निवेश के उचित प्रबंधन की योजना बनाई जाती है। इसे हम वित्तीय योजना या फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बजट। बजट क्या है? A budget is a financial plan that estimates expected income and expenditure for a specific period of time that helps in controlling financial activities। यानी कि बजट एक वित्तीय योजना है जिसमें हम किसी निश्चित अवधि की अनुमानित इनकम और अनुमानित जो खर्चे हैं उनका विवरण होता है और साथ ही में यह वित्तीय गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यानी कि जनरली बजट किससे संबंधित होता है भाई? फ्यूचर से संबंधित होता है। तो फ्यूचर में होने वाली इनकम और फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट होता है जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बजट सरप्लस एंड बजट डेफिसिट। यानी कि बजट अधिशेष और बजट घाटे में अंतर बताओ। देखो हमने वन शॉट क्लास में इसको जाना है। एक तरफ होती है इनकम और एक तरफ होती है एक्सपेंडिचर। जब इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो इसका मतलब ये हमारी क्या है, सरप्लस है, बचत है। और जब हमारे खर्चे ज़्यादा हो और इनकम कम हो ये हमारे लिए घाटा है, यानी कि डेफिसिट कहा जाता है। और दोनों ही जो पॉइंट होते हैं वो जनरली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए जाते हैं, इसलिए इनको बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट कहा जाता है। A budget surplus occurs when income exceeds expenditure, whereas a budget deficit occurs when expenditure exceeds इनकम ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब आय खर्चे से अधिक होती है तो ये बजट अधिशेष कहा कहलाता है, जबकि जब आय खर्चे से कम होती है या खर्चा ज़्यादा होता है तो इसे बजट घाटे के नाम से जाना जाता है। वन शॉट क्लास में हमने इनको डिटेल में जाना है। अब बात करते हैं सेकंड फर्स्ट यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, यानी कि पार्ट बी में जो थोड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। एक्सप्लेन दी मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। यानी कि वित्तीय साक्षरता का अर्थ, महत्व और क्षेत्र बताओ। हमने दोनों ही लैंग्वेज में या यूँ कहें दोनों ही मीडियम में हर क्वेश्चन को आंसर किया है, आपके लिए प्रॉपर वे में आंसर्ड है। और हर यूनिट से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। हालाँकि एग्ज़ाम में आपको हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आएँगे? 2 आएँगे। हमने कोशिश करी है 4 क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे ताकि आप पूरी यूनिट को क्या कर सको, सम अप कर सको। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है? हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो सेमेस्टर 6 के फ़ोल्डर में आपको मिलेगी। और रही बात पासवर्ड की, तो पासवर्ड है करियर एडुनेस्ट। करियर एडुनेस्ट सारे स्मॉल लेटर में है, आपको उसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं रखना है। बात कर लेते हैं फर्स्ट यूनिट से बनने वाले सी पार्ट के लिए क्वेश्चन, यानी कि वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। यानी कि वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने में वित्तीय संस्थाओं की क्या भूमिका है, वर्णन करो।
ऐसे क्वेश्चन का भी हमने आपके लिए आंसर रखा है। कुछ ऐसी क्लासेज़ है जहाँ पे हमने आंसर नहीं रखे हैं, लेकिन अब हम सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके लिए लेकर हाज़िर होते हैं, तो इस पीडीएफ में आपको ये सब पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपके लिए एक बेटर अनाउंसमेंट या यूँ कहें एक इन्फॉर्मेशन कि यदि आपके क्योंकि सेमेस्टर 6th में आपको पता है 2-2 माइनर है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन की वन शॉट फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोनों क्लास ऑलरेडी अपलोड है। यदि आपने वो नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वो क्लास देखिए। एंड स्क्रीन पे मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगा, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। पहला एक क्वेश्चन है व्हाट इज कमर्शियल बैंक? वाणिज्यिक बैंक क्या है? स्टार मार्क लगा लो, पूछा ही जाएगा। देखो, सबसे पहले इसको समझो बैंक क्या होता है? बैंक का मतलब होता है ऐसा संस्था जो मनी में डील करता है, पैसे डिपॉजिट लेता है, माँगने पर उनको रिटर्न करता है। साथ ही में अदर बैंकिंग और फाइनेंशियल जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाता है। उसे किस नाम से जानते हैं? बैंक के नाम से जानते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा है? कमर्शियल बैंक। तो जब कोई बैंक ये सारे काम किसके लिए करे? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करे, तो उसे कौन-सा बैंक कहते हैं? कमर्शियल बैंक कहते हैं। यानी कि काम तो सारे बैंकिंग वाले करेगा, लेकिन उसके पीछे उसके जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा इन सारी एक्टिविटी से पैसा कमाना, उसे कमर्शियल बैंक कहते हैं। A commercial bank is a financial institution that accepts deposits from the public and provides loans and various banking services फॉर पर्सनल एंड बिजनेस पर्पज। यानी कि वाणिज्यिक बैंक एक वित्तीय संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करती है और व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण व बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। उसे हम कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। हालांकि इसमें मैंने कहीं नहीं लिखा कि ये प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन आप बताना चाहो तो बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेविंग बैंक अकाउंट? सेविंग बैंक अकाउंट, देखो बैंक में हम जो अकाउंट खुलवाते हैं, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। सेविंग आम आदमी के लिए होता है एक तरीके से, जहाँ पे आप छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हो या छोटे-छोटे जमाओं को जमा करते हो, विथड्रॉ करते हो। फिक्स डिपॉजिट आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जहाँ पैसा जमा करवाते हो। रिकरिंग डिपॉजिट जिसमें आप मंथली एक निश्चित धनराशि जमा करवाते हो और करंट अकाउंट एक बिज़नेस फर्म का खोला जाता है जिसमें अनलिमिटेड ट्रांज़ैक्शंस होते हैं। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट। ए सेविंग बैंक अकाउंट इज ए डिपॉजिट अकाउंट ओपन्ड टू एनकरेज सेविंग्स अमंग इंडिविजुअल्स। बचत बैंक खाता व्यक्तियों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए खोला जाने वाला एक जमा खाता है, जिसमें धन जमा, निकासी और जमा राशि पर ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि इट अलाउज डिपॉजिट्स, विड्रॉवल्स एंड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन दी डिपॉजिट्स डिपॉजिटेड अमाउंट। जो भी इसमें राशि जमा होती है, इस पे ब्याज वगैरह प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए करंट अकाउंट? चालू खाता क्या है? करंट अकाउंट इज ए बैंक अकाउंट मेनली यूज्ड बाय बिजनेसमैन एंड फर्म्स फॉर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस। चालू खाता मुख्य रूप से व्यापारियों एवं संस्थाओं द्वारा बार बार लेन देन के लिए उपयोग में लिया जाता है। इट यूजुअली अलाउज अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स बट डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट। इसमें सामान्यतया असीमित लेन देन की सुविधा होती है, लेकिन ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन इसमें जो सुविधा मिलती है दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट में मिलता है, तो ये एक बैंक ओवरड्राफ्ट की इसमें सुविधा होती है। क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? यदि आप कमेंट करके बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज केवाईसी? केवाईसी का पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा जाएगा। केवाईसी स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर। यानी कि केवाईसी का पूरा नाम है अपने ग्राहक को जानो, जिसे नो योर कस्टमर ही कहा जाता है। इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच बैंक्स वेरीफाई द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर्स बिफोर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज। यानी कि यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने से पहले उसकी पहचान एवं पते का सत्यापन करती है। यानी कि आपसे आईडी प्रूफ मांगा जाता है और एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है, ताकि कस्टमर का पता लगा सके कि ये कितना ऑथेंटिक है या कितना वैलिडेट है। इस प्रोसेस को केवाईसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पैन कार्ड? पैन कार्ड का पूरा नाम, यानी पैन का पूरा नाम जरूर याद रखिएगा। इट्स स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। स्थायी खाता संख्या कहा जाता है इसको। पैन इज ए यूनिक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर issued by the income tax department for identification in financial and tax related transactions। पेन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। यानी इसमें अल्फाबेट भी होते हैं और इसमें नंबर भी होते हैं, जिसका उपयोग वित्तीय एवं कर संबंधी लेन देन में किया जाता है। यानी कि भारतीय जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो पेन नंबर इशू करता है। तो आपके बैंक अकाउंट अलग अलग हो सकते हैं, आपका पेन नंबर एक ही होगा
और यूनिक होता है। व्हाट इज एन एजुकेशन लोन? शिक्षा ऋण क्या है? एन एजुकेशन लोन इज ए लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू स्टूडेंट्स फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस related to higher education such as tuition fees, books and accommodation. शिक्षा ऋण वह ऋण है जो बैंकों द्वारा छात्रों को उच्च शिक्षा से संबंधित खर्चों जैसे शुल्क यानी फीस वगैरह, पुस्तकें और आवास आदि के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैशलेस बैंकिंग? कैशलेस बैंकिंग क्या है? कैशलेस बैंकिंग रेफर्स टू ए सिस्टम इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर कैरीड आउट विदाउट यूजिंग फिजिकल कैश थ्रू कार्ड्स, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। कैशलेस बैंकिंग वह व्यवस्था है जिसमें नगद धन का उपयोग किए बिना यानी कि हार्ड में केस का उपयोग किए बिना कार्ड के जरिए, यूपीआई के जरिए या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लेन देन किया जाता है। यानी कि ऐसी बैंकिंग जिसमें कैश की नीड फिजिकली तौर पे नहीं होती उसे कैशलेस बैंकिंग कहते हैं। व्हाट इज सिबिल स्कोर? अपन जिसको सिविल स्कोर बोलते हैं उसका सही नाम सिबिल स्कोर है। एक्चुअली सिबिल स्कोर क्या है? सिबिल एक ब्यूरो है, एक इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट वर्दीनेस जारी करता है। सिबिल का पूरा नाम क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है। A CIBIL score is a numerical representation of an individual's credit worthiness based on repayment history and credit behavior. सिबिल स्कोर किसी व्यक्ति की ऋण चुकाने की क्षमता एवं क्रेडिट व्यवहार का एक संख्यात्मक संकेतक है। इट हेल्प्स बैंक्स इवेल्युएट लोन एप्लीकेशंस, यानी कि यह बैंकों को ऋण आवेदन का मूल्यांकन करने में मदद करती है। व्हाट इज आरटीजीएस? आरटीजीएस क्या है? आरटीजीएस का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम दैट अनेबल्स द रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स। यानी कि आरटीजीएस एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन स्थानांतरण प्रणाली है जो कि बैंक खातों के बीच बड़ी धनराशि का वास्तविक समय में स्थानांतरण करती है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि जो अंबानी टाइप के लोग हैं जिनके ट्रांजैक्शन करोड़ों में होते हैं तो क्या वो फ़ोन पे करते हैं? नहीं, फ़ोन पे तो इतनी कैपेसिटी नहीं रखता। उनके लिए आरटीजीएस जैसी फैसिलिटीज़ होती है जिसमें लार्ज अमाउंट के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। वन शॉट में हमने डिटेल में इसको देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? A debit card allows payment directly from the customer's bank account, whereas a credit card allows purchases on credit up to a specified limit। यानी कि जो डेबिट कार्ड होता है वो आपके बैंक अकाउंट से यानी कि कस्टमर का जो बैंक अकाउंट होता है उसको डायरेक्ट एक्सेस करता है, यानी उसी के बैंक बैलेंस को यूज करता है। वहीं जो क्रेडिट कार्ड होता है वो एक अलग से स्पेशल लिमिट तक क्रेडिट देता है या बैंक के द्वारा उधार देने का काम होता है, उसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप इस पीडीएफ में देख सकते हो। वही हमने 4 क्वेश्चन इसमें रखे हैं, डिटेल में आंसर्ड है। आप एग्जाम में इसी स्ट्रक्चर में भी यदि आंसर करते हो तो आप अच्छे मार्क्स यहाँ से हासिल कर पाओगे। और साथ ही में इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हमने रखे हैं, वो भी बाइलिंगुअल विद आंसर रखे हैं। तो एग्जाम में आप इस पीडीएफ से पढ़ सकते हो, आपको ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर दी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस? भारतीय डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं कौन कौन सी है? The Indian Post Office provides saving schemes, money transfer schemes, services, payment banking services, and various investment facilities to individuals across the country। यानी कि भारतीय डाकघर देश भर के नागरिकों को बचत योजनाएं, धन स्थानांतरण सेवाएं, पेमेंट बैंकिंग सेवाएं तथा विभिन्न निवेश सुविधाएं प्रदान करने का काम करती है। व्हाट इज ए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट? यानी कि आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट यदि बैंक में खुलवाते हो तो बैंक अकाउंट कहा जाता है। वही बैंक अकाउंट जब आप पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाते हो तो इसे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के नाम से जानते हैं। यानी डाकघर बचत खाता क्या है? A post office saving bank account is a deposit account that allows individuals to save money safely and earn interest on their deposits। डाकघर बचत बैंक खाता एक जमा खाता है जो व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से धन बचाने तथा जमा राशि पर ब्याज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। व्हाट इज किसान विकास पत्र यानी केवीपी क्या है? किसान विकास पत्र इज ए गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम दैट हेल्प्स इन्वेस्टर्स ग्रो देयर सेविंग्स ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड विद एश्योर्ड रिटर्न्स। यानी किसान विकास पत्र एक सरकारी समर्थित बचत योजना है जो निवेशकों को निश्चित अवधि में अपनी बचत बढ़ाने तथा सुनिश्चित प्रतिफल प्राप्त करने का अवसर
प्रदान करती है, यानी कि गवर्नमेंट की ये क्या है, बचत स्कीम है। नेक्स्ट है व्हाट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी पीपीएफ क्या है, सार्वजनिक भविष्य निधि क्या है, इसको स्टार मार्क लगाओ। पीपीएफ इज ए लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम डिजाइन टू एनकरेज रिटायरमेंट सेविंग्स एंड प्रोवाइड अट्रैक्टिव रिटर्न्स विद गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पीपीएफ एक दीर्घकालीन बचत एवं निवेश योजना है जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति हेतु बचत को बढ़ावा देना है तथा सरकारी सुरक्षा के साथ आकर्षक प्रतिफल प्रदान करना है। यानी कि जब आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हो और आप चाहते हो कि टैक्स एग्जम्पशन भी मिले, तो आप पीपीएफ अकाउंट में अपना पैसा जमा करवा सकते हो, जहाँ पर आपको टैक्स में भी एग्जम्पशन मिलती है और आपका रिटायरमेंट प्लान भी तैयार होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना इज ए गवर्नमेंट सेविंग्स स्कीम लॉन्च्ड फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फ्यूचर वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड या गर्ल चिल्ड्रन। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं की आर्थिक सुरक्षा एवं भविष्य के कल्याण के लिए शुरू की गई एक सरकारी बचत योजना है। व्हाट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स, यानी आईपीपीबी क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक क्या है? India Post Payments Bank is a government-owned payment bank that provides accessible banking and digital financial services through the post office network. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक सरकारी स्वामित्व वाला पेमेंट बैंक है जो डाकघर नेटवर्क के माध्यम से बैंकिंग एवं डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का काम करता है। व्हाट इज ए मनी ऑर्डर? मनी ऑर्डर क्या है? ए मनी ऑर्डर इज ए पोस्टल सर्विस थ्रू विच ए पर्सन कैन सेंड मनी सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि देखो, आज के टाइम पे पैसा ट्रांसफर करना बहुत आसान है, डिजिटल वे में हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो एक फिजिकल वे में पैसा ट्रांसफर होता था, यानी कि एक मनी ऑर्डर जनरेट करवाया जाता था और उस मनी ऑर्डर को ही भेजा जाता था। उससे आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह क्या होता था, स्थानांतरित होता था। मनी ऑर्डर एक डाक सेवा है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित रूप से पैसा या धन भेजने का काम करता है। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? जीवन बीमा क्या है? सबको पता है जीवन बीमा क्या है। लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द नॉमिनी इन केस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन's डेथ। जीवन बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी नामांकित व्यक्ति को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि जो इंश्योर्ड व्यक्ति है उसकी यदि डेथ हो जाती है उस टाइम पीरियड में, तो उसका जो नॉमिनी होता है उसको बीमा कंपनी क्या करती है, उतने रुपए जो इसके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो पैसा क्या करती है, दे देती है। उसे इंश्योरेंस यानी लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस? स्वास्थ्य बीमा क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस इज ए टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट्स, हॉस्पिटलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट। स्वास्थ्य बीमा एक प्रकार का बीमा है जो बीमारी, दुर्घटना, अस्पताल में भर्ती होने पर उपचार से संबंधित खर्चों को कवर करने का काम करता है। व्हाट इज पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस? पीएलआई क्या है? डाक जीवन बीमा क्या है? पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस इज ए लाइफ इंश्योरेंस स्कीम ऑपरेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दैट प्रोवाइड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन एट अफोर्डेबल प्रीमियम्स। डाक जीवन बीमा डाक विभाग द्वारा संचालित जीवन बीमा योजना है जो कि किफ़ायती प्रीमियम पर जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इस यूनिट के बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप इस पीडीएफ में इजीली एक्सेस कर पाओगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने रखे हैं। देखा जाए तो जो सेमेस्टर 6 है पहली बार ही होगा, तो मैं यह मान के चलता हूँ कि इस पीडीएफ से आपको बहुत अच्छा हेल्प होने वाला है। लॉन्ग आंसर टाइप यानी वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आप इस पीडीएफ में देख पाओगे। यदि आपने इस पीडीएफ के क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लिया है और वन शॉट क्लास को देखकर आपने कॉन्सेप्ट यदि समझ लिए हैं, तो इस पेपर में आपकी बल्ले बल्ले होने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आपको अच्छे से एग्जाम में लिख पाओगे। अब बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज सेंसेक्स, यानी सेंसेक्स क्या है? देखो, दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है अपने पास। एक बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो इंडेक्स जारी होता है उसे सेंसेक्स कहते हैं, और एनएससी के द्वारा होता है उसे निफ्टी कहते हैं। हाँ लो, मेरे ख्याल से दोनों ही आपका कवर हो गया है। बहुत आसान से मैंने यहाँ पे बता दिया है, समझ लेते हैं। सेंसेक्स इज द बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक है। इट रिफ्लेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्टेड लीडिंग कंपनीज लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। यह एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन को शो करता है।
व्हाट इज निफ्टी? निफ्टी क्या है? निफ्टी इज द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक है। इट रिप्रेजेंट्स द परफॉर्मेंस ऑफ लीडिंग कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन को शो करता है। व्हाट इज एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी आईपीओ क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी जब देखो लिस्टेड होती है, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो वह अपने शेयर को जनता को बेचना चाहती है। तो जब पहली बार अपने शेयर वो जनता को बेचने के लिए ऑफर करती है, तो उसे क्या कहते हैं? आईपीओ। और जब बाद में ऑफर किए हुए ऑफर होते हैं, उन्हें एफपीओ कहते हैं। फर्दर पब्लिक ऑफर उसको कहा जाता है। एन आईपीओ इज द प्रोसेस थ्रू विच ए कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेज कैपिटल। आईपीओ वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को जारी करके पूंजी जुटाने का काम करती है। व्हाट इज ए डीमेट अकाउंट, यानी डीमेट खाता क्या है? देखो समझो, पहले की बात करें, पुरानी बात करें, तो जब जो शेयर वगैरह होते थे उनके अगर आपके पास कोई शेयर है तो आपके पास उसका क्या होता था? सर्टिफिकेट होता था। तो शेयर हुए, बॉन्ड वगैरह हुए, डिबेंचर हुए, उनके सर्टिफिकेट हुआ करते थे। तो सर्टिफिकेट को संभाल के रखना अपने आप में एक माथापच्ची का काम होता है, यानी कि मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में रखना एक माथापच्ची का काम है। जैसे आज आपके डॉक्यूमेंट्स है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट एंड अदर है, तो आपके लिए डिजी लॉकर आ गया। तो डिजी लॉकर में आपके सारे डॉक्यूमेंट क्या है? पड़े हुए हैं। तो आपको उनको मेटेरियलिस्टिक यानी कि फिजिकल फॉर्म में लेके नहीं घूमना होता। ठीक इसी हिसाब से शेयर्स को मेटेरियलिस्ट फॉर्म में नहीं रखना पड़े, यानी डिजिटल फॉर्म में आपके शेयर आपके पास रहे, तो उसके लिए जो फैसिलिटी दी गई उसे डीमेट कहा गया। डीमेटेरियलाइज इसका नाम होता है। ऐसा अकाउंट जिसमें आप अपने शेयर्स को डिजिटल वे में होल्ड करते हो, उसे डीमेट अकाउंट कहते हैं। जैसे आप अपने पैसे बैंक में होल्ड करते हो। A demat account is an account used to hold shares and securities in electronic form. डीमेट खाता वह खाता है जिसमें शेयर एवं प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जाती हैं। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स। इसमें भौतिक शेयर प्रमाण पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। व्हाट इज ए ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग खाता क्या है? ए ट्रेडिंग अकाउंट इज यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन द स्टॉक मार्केट थ्रू ए स्टॉक ब्रोकर। यानी कि ट्रेडिंग खाता शेयर बाजार में ब्रोकर के माध्यम से शेयरों एवं प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि वो खाता जिससे आप ट्रेड करते हो, शेयर खरीदते हो बेचते हो, उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू आपका होता है। व्हाट आर इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर या समतांश क्या होते हैं? देखो जो कंपनी होती है, कंपनी को चलाता कौन है भाई? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, यानी कि जो इसके अंशधारक होते हैं। कौन से अंशधारक? दो तरीके के अंशधारक होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी के रियल ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो उसकी कंपनी के या कैपिटल को क्या करते हैं? बाई करते हैं एज ए शेयर के फॉर्म में, उसे इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं, या उस कैपिटल को इक्विटी शेयर कहा जाता है, जो कि कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। इक्विटी शेयर से रिप्रेजेंट ओनरशिप इन ए कंपनी, यानी इक्विटी शेयर किसी कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदी में इसको समतांश कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स एंड शेयर्स इन द कंपनीज प्रॉफिट। इक्विटी शेयर धारकों को या समतांश धारकों को मतदान का अधिकार होता है और लाभ में हिस्सा प्राप्त होता है। अब जो लाभ में हिस्सा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे डिविडेंड कहते हैं। व्हाट इज डिविडेंड, यानी लाभांश क्या है? कंपनी को जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वह प्रॉफिट क्या करते हैं? पूरा नहीं बांटती, उस प्रॉफिट को क्या करता है? डिवाइड किया जाता है। इसमें इक्विटी शेयर होल्डर में तो प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? डिविडेंड। क्या नाम है? डिविडेंड, यानी लाभ का अंश। पूरा लाभ नहीं होता है, जिसके पास जितने शेयर होते हैं उसके हिसाब से उसको क्या मिलता है? डिविडेंड में हिस्सा मिलता है। डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ ए कंपनीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर्स एज ए रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। लाभांश कंपनी के लाभ का वह भाग है जो निवेश पर प्रतिफल के रूप में शेयर धारकों में वितरित किया जाता है। व्हाट इज ए बुल मार्केट? बुल मार्केट क्या है? जब मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ ही भागती है और इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि अभी ये और जाएगी, उसे कौन सा मार्केट कहते हैं? बुल मार्केट कहते हैं। ए बुल मार्केट रेफर्स टू ए मार्केट कंडीशन इन विच शेयर प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली राइजिंग एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिमेन्स हाई। बुल मार्केट वही स्थिति है जिसमें शेयरों की कीमतें लगातार बढ़ती है और निवेशकों का विश्वास उच्च स्तर पे होता रहता है। वही मार्केट का टूटना बियरिश कहा जाता है, बियर मार्केट। नेक्स्ट है व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या है?
देखो जो छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे छोटी-छोटी अमाउंट कलेक्ट करके एक जगह लाना और फिर इस अमाउंट को आगे इन्वेस्ट करना, यहाँ से मिलने वाले रिटर्न को यहाँ कमीशन रख के इनको दे देना। इस पूरी प्रोसेस को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। A mutual fund is an investment vehicle that pools money from many investors and invests it in shares, bonds and other securities. म्यूचुअल फंड एक निवेश साधन है जो कि अनेक निवेशकों से धन एकत्र करके उसे शेयरों में, बॉन्डों में व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का काम करता है। व्हाट इज स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस क्या है? देखो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं, एफ एन ओ होते हैं, उसमें फ्यूचर में कितना लॉस होगा, यानी कि उस लॉस पे लिमिट लगाने के लिए जो एक फैसिलिटी होती है, उस पे जब आप उसको स्टॉप कर देते हो या वहाँ पे उसको आप डिसाइड कर देते हो, तो वहाँ तक पहुँचने के बाद अपने आप ही आपका सेल हो जाती है, जो भी आपके पास सिक्योरिटीज़ होती है, वो सेल हो जाती है। यानी उससे ज़्यादा लॉस आप नहीं लेके जाना चाहते, तो आप अपने लॉस को एक लिमिट तक स्टॉप करते हो, उसे स्टॉप लॉस कहते हैं। A stop loss is an order placed to limit losses by automatically selling a security when its price reaches a predetermined level। यानी स्टॉप लॉस एक ऐसा आदेश है जो किसी प्रतिभूति का मूल्य निर्धारित स्तर पर पहुंचने पर उसे बेचकर संभावित हानि को सीमित करता है, उसे स्टॉप लॉस कहते हैं। यहाँ से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हैं, देख सकते हो, और साथ ही में पार्ट सी के लिए बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो ये थी अपनी जो फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर एवरीवन वाली क्लास थी, वो प्लानिंग वाली क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है। पीडीएफ के लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी और वेबसाइट का लिंक एज यूजुअल आपको मिलने वाला है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन में भी नहीं है तो जो भी पीडीएफ आप जैसे इस पे क्लिक करोगे हाइपरलिंक्ड है, अपने आप आपको वेबसाइट पे ले जाएगी। सेमेस्टर 6 से आप फोल्डर डाउनलोड अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पासवर्ड रहेगा आपका करियर एडुनेस्ट, और करियर एडुनेस्ट पे एज यूजुअल आपको वन शॉट क्विक रिवीजन मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक भी चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। होप आपकी एग्जाम बहुत अच्छे से हो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। एग्जाम देकर आप आके इधर कमेंट भी करके बताएं कि हमारी क्लास ने आपको कितना बेनिफिट दिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, हैव ए नाइस डे, ग्रेट टाइम, थैंक यू।